हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? और मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोगों ने पिछले दिनों 6 मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और आज हम लोग 7वां मॉक टेस्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इनमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो गाइस, अगर पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे हम लोग पिछले दिनों से हम लोग अभी तक जो है वो एसएससी जीडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करते आए हैं। और आगे ही जब तक इसका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम लोग इस श्रृंखला को जारी रखेंगे। बशर्ते आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, लिखा हुआ है हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास मणिपुर है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा नागालैंड और चौथा जो है वो त्रिपुरा है। तो क्या लगता है इसका क्या राइट आंसर होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। और अगर नागालैंड की हम लोग बात करें तो नागालैंड में ये उत्सव क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना होती है। तो इसके स्थापना दिवस के दिन ही हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत जो है सन 2000 में की गई थी और अब की बार 2022 में इसका 23वां संस्करण आयोजित किया गया है। यानी कि 1 दिसंबर 1963 को स्थापना होती नागालैंड की। और नागालैंड पहले राज्य होने से पहले 1957 तक 1997 में इसको क्या बनाया गया था, तो इसको यूनियन टेरेटरी बनाया गया था। यानी कि पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 1963 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया और वो तारीख थी 1 दिसंबर को यहाँ का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। और उसी स्थापना दिवस के दिन ही यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। देखो, हॉर्नबिल जो है ना वो एक पक्षी का नाम है। ठीक है, जो नागालैंड में विशेष तौर पे पाया जाता है। इसकी चोंच जो होती है बहुत लंबी होती है और इसकी कुल मिला के 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, तो इसका कौन सा संस्करण अब की बार मनाया गया है, तो इसका 23वां संस्करण मनाया गया है और आज 1 दिसंबर है, यानी कि आज से इसकी शुरुआत हुई है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे इसके एक्सप्लेन की और देख लेते हैं नागालैंड के बारे में। तो सबसे पहले नागालैंड जो है वो एक पूर्वी राज्य है। क्या है ये कि एक पूर्वी राज्य है और इसकी राजधानी जो है वो कोहिमा है। क्या है इसकी राजधानी, इसकी राजधानी है कोहिमा। और यहाँ के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हो जाएंगे वो हो जाएंगे नेफ्यू रियो। कौन हो जाएंगे, तो नेफ्यू रियो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट की एक्सप्लेन के देख लेते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो सेला सुरंग, सेला जो सुरंग है वो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और मणिपुर में, मणिपुर का एक प्रमुख फेस्टिवल है जिसको बोलते हैं सिरोई लिली। कौन सा, सिरोई लिली फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया जाएगा, वो मणिपुर में मनाया जाएगा। और यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको बोलते हैं संघाई फेस्टिवल। ठीक है, संघाई फेस्टिवल जो है इसको भी कहाँ मनाया जाता है, तो इसको भी मणिपुर में मनाया जाता है। इसके बाद अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में एक प्रमुख उत्सव मनाया जाता है जिसको बोलते हैं खारची उत्सव। खारची उत्सव जो है वो त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए त्रिपुरा की राजधानी क्या है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। अब हम लोग बात करेंगे इसके एक्सप्लेन की। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। और देखिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसके एक्सप्लेन की। तो नागालैंड की स्थापना जो है वो 13 मई, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे लिख लीजिएगा 13वां संविधान संशोधन। कौन सा, 13वां संविधान संशोधन के द्वारा 1 दिसंबर 1963 को की गई थी। मैंने आपको बता दिया है कि 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना की जाती है, तब ये राज्य बना था। इसके पहले ये क्या था, तो इसके पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था। 1957 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और 1963 तक ये केंद्र शासित प्रदेश रहा। और इसके बाद 1963 में इसको बना दिया गया, एक राज्य का दर्जा दिया गया और वो संविधान संशोधन था 13वां संविधान संशोधन। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड से संबंधित है। यह हॉर्नबिल पक्षी जो लंबी चोंच वाला होता है उसके लिए मनाया जाता है।
भारत में हॉर्नबिल पक्षी की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। मैंने वहाँ पे शायद 7 बताया था, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, 9 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत जो है सन 2000 में की गई थी। इस बार इसका 23वां संस्करण मनाया गया है। ये मैंने सब पहले ही डिस्कशन कर दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो एक्सप्लेन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करवाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग भूल ना पाएँ इसको। ओके, तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ कि ये हॉर्नबिल पक्षी है। देखिए यहाँ पे इसकी चोंच कितनी है, यहाँ पे इसकी चोंच जो है वो बहुत ही लंबी है, और यहाँ चोंच के ऊपर जो है यहाँ पे चोंच है। इसकी जो पीठ होती है ये काली काली होती है, और गर्दन जो है इसकी सुआपंखी के तरीके होती है। ठीक है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये नागालैंड में पाया जाता है, और इसकी कुल 9 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हॉर्नबिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हॉर्नबिल बोलते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जल्दी से आप लोग जवाब दे दीजिए। सबसे पहले तो हम लोग नागालैंड के राज्य दर्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नागालैंड की राजधानी मैंने आपको बताया क्या है, कोहिमा है, और इसका उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो गुवाहाटी में स्थित है। और गुवाहाटी किस राज्य में है, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। ठीक है, गुवाहाटी जो है ये असम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, असम राज्य में स्थित है। और यहाँ के जिले, अगर नागालैंड में जिले की संख्या पूछोगे तो यहाँ पर 11 जिले हैं। नागालैंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है, और यहीं पर लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि गोवा जो है वहाँ पर भी लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 2 है। और अगर सिक्किम की बात करोगे तो सिक्किम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 1 है। और ये सबसे कम लोकसभा सीटों वाला राज्य हो जाएगा, कौन सा, सिक्किम। यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करोगे नागालैंड के, पी सिलू आओ यहाँ के क्या थे, यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे। और यहाँ का एक प्रमुख पर्वत है जिसको सारामती माउंटेन बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई हो जाएगी 3841 मीटर। राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का बहुत ही फेमस है, और नागालैंड का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट की, और यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। सबसे पहले तो बात करें सिरोऊ लिली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो आप लोग जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा, मणिपुर में सिरोऊ लिली फेस्टिवल मनाया जाता है। और इसी के साथ साथ संगाई फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाएगा, तो ये भी मणिपुर में मनाया जाएगा। खारची मेला किस राज्य से संबंधित है, तो खारची मेला जो है वो त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। इसके बाद चेरी ब्लॉसम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाएगा मेघालय में। कहाँ मनाया जाएगा, तो इसको मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग है, यहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। बिहू किस राज्य का महोत्सव है, तो बिहू जो है वो असम का प्रमुख महोत्सव है। और जो बिहू है वो 3 प्रकार का होता है। नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं, तो मैंने आपको बता दिया था, नेफ्यू रियो यहाँ के कौन हैं, तो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाएंगे नागालैंड के नेफ्यू रियो। तो फिर से एक बार देख लीजिए, सिरोऊ लिली फेस्टिवल मणिपुर में, संगाई फेस्टिवल जो है ये भी मणिपुर में मनाया जाएगा। खारची मेला का आयोजन त्रिपुरा में किया जाता है। चेरी ब्लॉसम महोत्सव मेघालय के शिलोंग में आयोजित किया जाता है। बिहू किस राज्य का महोत्सव है, तो असम का महोत्सव है। और बिहू 3 टाइप का होता है। नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री मैंने आपको बता दिए कौन है, तो नेफ्यू रियो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री होने वाले। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। देखिए 62 क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है आपसे, टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है। तो देखिए ऑप्शन लिखे हुए हैं, ए नीरज चोपड़ा, बी दीपा मलिक, सी साइना नेहवाल, डी सानिया मिर्जा। तो क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दीपा मलिक। ठीक है, ये दीपा मलिक जो हैं ये पैरा एथलीट हैं। कौन है, ये पैरा एथलीट हैं। और इन्होंने रियो ओलंपिक, ठीक है, रियो ओलंपिक में क्या जीता था, तो सिल्वर मेडल जीता था। रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला पैरा एथलेटिक थी। इसीलिए इनको क्या बना दिया गया है, टीबी मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपा मलिक।
अब किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपा मलिक। अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं इसे एक्सप्लेन की। देखिए, टीबी मुक्त भारत का जो टीबी मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य जो है वो 2025 रखा गया है कि 2025 तक भारत जो है वो टीबी मुक्त हो जाएगा, इसका हमने लक्ष्य रखा है। दीपा मलिक को टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में चुना गया है। दीपा मलिक भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, दीपा मलिक भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। वह भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता भी हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, और क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने, जल्दी से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? तो आप लोग यार ये सोचा करते हो कि मेरी शक्ल नहीं दिखती, तो मेरी शक्ल देख के क्या करोगे तुम लोग? आपको क्वेश्चन तो दिख रहे हैं ना, क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं, टॉप क्वेश्चन हैं। आपको मेरी शक्ल देखने से क्या फ़ायदा है? अगर आप मेरी शक्ल देखकर ही एग्जाम में पास हो जाओ तो मैं अपनी शक्ल भी तुमको दिखा दूँ। आप लोग ये सोचते हो ना कि जब तक शक्ल नहीं आएगी तब तक यहाँ आप लोग वीडियो वॉच नहीं करते हो। क्या फ़ायदा है यार ऐसी शक्ल का जो एग्ज़ाम में हमको पास ना करा पाए। ठीक है, तो शक्ल मायने नहीं रखती, मायने रखती है कि पढ़ाना। ठीक है, स्किल। तो आप लोग जल्दी से स्किल पे ध्यान दीजिए, शक्ल से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 63, देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी पंजाब, या फिर डी बिहार। उत्तर प्रदेश का मैप भी मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन आपको सभी जगह मैप की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप लोगों को ये चीज़ें ना पता होनी चाहिए कि कौन सा ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो इसको आंख मीच के आप लोग जवाब देना चाहिए था आप लोगों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मैं यहाँ पर तो मैप दिखा दूंगा, लेकिन जब आप लोग एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो वहाँ आपको मैप नहीं दिखाई देगा। वहाँ आपके दिमाग में जो मैप सेट होगा ना, उसके थ्रू आप लोग इसको सवाल को करने वाले हो, और ऐसे क्वेश्चन से एक ना एक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। देखो हरियाणा जो है, हरियाणा सीमा साझा करेगा, राजस्थान भी करेगा, बिहार तो करेगा ही करेगा, बस पंजाब जो है सीमा साझा नहीं करेगा, क्योंकि पंजाब जो है इस तरफ पड़ जाएगा और पंजाब के इस तरफ जो है हरियाणा पड़ जाएगा, और हरियाणा के यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये हरियाणा से सीमा साझा करेगा, ना कि उत्तर प्रदेश से। इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके मैप में, तुमको दिखा देता हूँ मैप से क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। देखिए ये मैप है, और मैप के ये जो इस तरफ है ना, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। किसका है? तो ये उत्तर प्रदेश का मैप है, और इस तरफ जो है एक देश स्थित है, इसको बोलते हैं नेपाल। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश एक देश से भी सीमा साझा करता है जिसको बोलते हैं नेपाल, और यहाँ पर जो ऊपर है इस तरफ है उत्तराखंड। ठीक है, इस तरफ उत्तराखंड है, तो उत्तर में उत्तराखंड से सीमा साझा करेगा, और यहाँ पर थोड़ी सी सीमा जो है वो हिमाचल प्रदेश से भी साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश के आप इस तरफ आ जाओगे तो यहाँ पर जो है वो दिल्ली स्थित है, और दिल्ली के बगल में हरियाणा स्थित है, और हरियाणा के जस्ट नीचे आओगे तो इस तरफ जो है राजस्थान स्थित है, और राजस्थान भी उत्तर प्रदेश से सीमा को साझा करता है। यहाँ पर अगर आप लोग आओगे तो यहाँ मध्य प्रदेश स्थित है, और मध्य प्रदेश के बगल में यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पहले आएगा और झारखंड बाद में आएगा। ठीक है, तो झारखंड यहाँ नीचे जो है वो झारखंड स्थित है, और ये वाला जो पूरा इलाका है आपको ये बिहार का देखने को मिलता है। ठीक है, तो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, और उत्तर में अगर बात करोगे तो उत्तराखंड, ये देश हैं तुम्हारे। ठीक, ये राज्य हैं, 8 राज्य व 1 यूनियन टेरेटरी, टोटल मिला के 9। पंजाब उत्तर प्रदेश से सीमा को साझा नहीं करेगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़िए आप लोग। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 8611 मीटर, बी कह रहा है 8586 मीटर, सी कह रहा है 8848.6 मीटर, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो एक काम करो, मैं एक ऑप्शन आपके लिए क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। अब आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर बचे 3, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए।
देखिए 8611 मीटर जो है ये माउंट केटू है, ठीक है, माउंट केटू है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये हिमालय का भाग नहीं है लालू, ये है काराकोरम का भाग। किसका है? काराकोरम का भाग है। और काराकोरम जो है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो ये गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे माउंट केटू के नाम से जाना जाता है, जो पीओके में स्थित है, ना कि भारत में, ठीक है। हालांकि हम लोग पीओके को अपना ही देश समझते हैं, लेकिन ये वर्तमान में तो पाकिस्तान के पास है, इसलिए इसको हम लोग अभी नहीं कह सकते हैं कि ये हमारे पास है। इसके बाद अगर 85-86 मीटर की बात करोगे तो ये जो है 85-86 मीटर जो है इसको बोलते हैं कंचनजंगा। कौन सी है? ये कंचनजंगा है, ठीक है। कंचनजंगा जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो हिमालय में स्थित है। कहाँ पर है तो आप लोग बताओगे? सिक्किम में है। कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में है, सिक्किम में है। और ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। अगर आप लोग बात करोगे 8848.6 मीटर, तो ये जो है ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। और इसी को बोलते हैं सागर माथा। क्या बोलते हैं? सागर माथा के नाम से इसे जाना जाता है। सागर माथा इसे किस देश में कहते हैं तो आप लोग बताओगे? नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। और मेरा आपसे एक सवाल है कि नेपाल में तो इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं, लेकिन चीन में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके एक्सप्लेन की, और देखते हैं एक्सप्लेन मैंने क्या क्या आपके लिए रखा हुआ है। देखिए 8611 मीटर जो है ये माउंट केटू है, ठीक है, ये माउंट केटू है। यहाँ पे आप लोग लीजिएगा माउंट केटू, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, जो पाक अधिकृत कश्मीर में है। और ये दुनिया की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट केटू है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, जो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आती है। और काराकोरम श्रेणी किसके अंतर्गत आएगी तो आप लोग बताओगे? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। अब 85-86 मीटर की अगर हम लोग बात करें तो ये कंचनजंगा है, और ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो हिमालय में स्थित है। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखना 29 मई 1955, ठीक है, 29 मई 1955 को इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा था। इसीलिए 29 मई को हम लोग बनाते हैं माउंट एवरेस्ट दिवस, और ये पूरे विश्व में मनाया जाता है 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस। तो माउंट एवरेस्ट चोटी किस देश में स्थित है तो आप लोग जल्दी से बता दोगे? नेपाल में स्थित है। कहाँ पर? नेपाल में स्थित है। और 1955 में इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा था। इससे पहले इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये नेपाल में स्थित थी। अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आपको, उसका जवाब है चीन में सागर माथा को किस नाम से जानते हैं तो चेमलुंगमा, ठीक है, कौन से? चेमलुंगमा के नाम से इसे चीन में जाना जाता है, ठीक है, चेमलुंगमा के नाम से इसे चीन में जाना जाएगा। और मैंने इसका जवाब आपको बता दिया है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, और देखते हैं इसके पहले। देखिए 1953 में माउंट एवरेस्ट पर तेंजिंग नोरगे, ठीक है, शेरपा कौन थे? तेंजिंग नोरगे शेरपा थे, जो नेपाल के हैं। और एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के हैं। इन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, और पहली बार में इन्होंने सफलता प्राप्त कर ली थी। ये जो आपको तेंजिंग नोरगे दिख रहे हैं ना, ये भारतीय मूल के नेपाली व्यक्ति थे, भारतीय मूल के नेपाली व्यक्ति थे। और इन्होंने एडमंड हिलेरी का साथ दिया था, और 1953 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह की थी। नेपाल की पहली महिला, नेपाल के पहले प्रधानमंत्री कौन है तो विश्वेश्वर यादव थे, ठीक है, कौन थे? विश्वेश्वर यादव थे। और इन्हें बनाया गया था 2015 में। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं वो शेर बहादुर देउबा हैं। और नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं वो विद्या देवी भंडारी हैं। और ये लगातार 2015 से अभी तक वर्तमान में बनी हुई हैं।
नेपाल का संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू किया गया था। नेपाल भारत के 5 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करेगा: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब हम लोग बात करते हैं इसके मैप की। देखिए, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब हम लोग बात करते हैं इसके मैप की। देखिए, मैंने इसका मैप जो है आपको दिखा रखा है कि ये जो है ये आपको नेपाल का मैप दिख रहा है। ठीक है, नेपाल के नीचे इस तरफ जो है उत्तर प्रदेश स्थित है और यहाँ पर जो है उत्तराखंड स्थित है और इस तरफ जो है यहाँ पर बिहार है और पश्चिम बंगाल और यहाँ पर एक और है सिक्किम। यानी कि भारत के 5 राज्य जो हैं वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य सीमा साझा करेगा? तो आप लोग बताओगे बिहार 729 किलोमीटर सीमा साझा करता है। किससे करता है? तो आप लोग जल्दी से बता दोगे कि नेपाल से। इसके बाद दूसरे नंबर में उत्तर प्रदेश सीमा साझा करेगा नेपाल से 560 किलोमीटर। उत्तराखंड 263 किलोमीटर साझा करता है और वेस्ट बंगाल 100 किलोमीटर साझा करता है और सिक्किम जो है वो 99 किलोमीटर सीमा को साझा करेगा नेपाल से। और नेपाल से भारतीय राज्य कुल अपनी सीमा को 1751 किलोमीटर साझा करते हैं। यानी कि टोटल जो है 1751 किलोमीटर। और मैंने कहाँ कहाँ पर कौन सा राज्य कितनी सीमा को साझा करता है ये मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। नेपाल के मैंने मुख्यमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री के बारे में बता दिया, नेपाल के राष्ट्रपति के बारे में बता दिया, सब कुछ तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। नेपाल में अगर प्रांतों की संख्या पूछे तो नेपाल में 7 प्रांत हैं। कितने प्रांत हैं? 7 प्रांत हैं नेपाल में टोटल। ओके, और नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, ये भी याद रखना। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? तो वो है नेपाल। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ और क्वेश्चन नंबर 65 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से इसको पढ़िए और जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके सामने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सीवी रमन और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो क्या लगता है इसका क्या राइट आंसर होने वाला है आपको? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, जल्दी कमेंट, कमॉन फास्ट। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी। देखो, भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसकी स्थापना होती है 1954 में। और जिस वर्ष इसकी स्थापना होती है उसी वर्ष तीन महान लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा और वो तीनों के तीनों यहाँ पर मैंने ऑप्शन में दे रखे हैं। पहला कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन्हें भी 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको भी 1954 में मिला। और डॉक्टर सीवी रमन, इनको भी 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यानी कि जिस वर्ष इसकी स्थापना होगी उस वर्ष 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा। तीनों के तीनों स्क्रीन के सामने मैंने आपको ऑप्शंस के थ्रू दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। ठीक है, यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। प्रथम विदेशी व्यक्ति, अगर हम लोग बात करेंगे कि कौन से व्यक्ति थे जिन्हें पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और वो विदेशी व्यक्ति थे, तो आप लोग बताओगे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाएगा। और ये लाल कुर्ता, ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन से जुड़े हुए थे। और इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ की थी? तो पाकिस्तान में की थी। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और ये नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के थे। और ये खान अब्दुल गफ्फार कहाँ के थे? तो ये पाकिस्तान के थे और इन्हें 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि लता मंगेशकर की क्या हो गई है? हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में और देखिए कौन सा प्रश्न है आपके सामने। और ये साइंस का प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या लिखा हुआ है? 1 ग्राम वसा देती है
30 ग्राम ऊर्जा, या 17 किलो जूल ऊर्जा, या फिर 9 कैलोरी ऊर्जा, या फिर 4 मिली जूल ऊर्जा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 कैलोरी ऊर्जा। 1 ग्राम वसा जो है उसमें 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। चलिए इसके एक्सप्लेन के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। 1 ग्राम वसा लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। वसा का निर्माण जो है कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तीनों को मिलने से होता है। वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। वसा का भंडारण वसीय ऊतकों में आरक्षित भोजन के रूप में होता है, यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो जब भोजन हमारे ऊतकों में जाता है तो वो जब वहाँ पर आरक्षित किया जाता है तो उसी के द्वारा वसा का निर्माण होता है। और वसा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या लिखा हुआ है। FTP यानी कि FTP का पूर्ण रूप क्या होता है, और ये क्वेश्चन SSC GD में पूछा गया सवाल है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डिस्कशन किया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइल ट्रांसफ़र प्रोग्राम, या फिर फास्ट ट्रांसफ़र प्रोग्राम, सी नंबर फास्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या फिर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या लगता है FTP का फुल फॉर्म क्या होने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट वाला ऑप्शन नंबर डी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी कि FTP, F से हो गया फाइल, T से हो गया ट्रांसफ़र और P से हो गया प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका राइट आंसर होने वाला है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे फैट यानी कि FAT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फाइल एलोकेशन टेबल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। FDM का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी कि F से फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, D से डिवीज़न हो जाएगा और M से हो जाएगा मल्टीप्लेक्सिंग। अब FET का फुल फॉर्म देख लेते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड, F से फील्ड, E से इफेक्ट और T से ट्रांजिस्टर। FSK का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। ठीक है, तो ये वाले भी आपको याद रखना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है 67 में देखिए आप लोग क्या कह रहे हैं। भारत में यानी कि भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, या ब्रह्मपुत्र नदी है, या सिंधु नदी है, या गोदावरी नदी है? क्या लगता है आपको इसका राइट आंसर होने वाला है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो जल्दी से इसका बता दीजिए आप लोग। एक ग्लेशियर है चेमयांगडोंग ग्लेशियर। क्या है? चेमयांगडोंग ग्लेशियर, और ये मानसरोवर झील के पास स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मानसरोवर झील के पास स्थित है। और ये मानसरोवर झील जो है ये तिब्बत देश में स्थित है। जो तिब्बत है ये पहले देश हुआ करता था, लेकिन चीन के कब्जा करने के बाद ये चीन के अंतर्गत ही आता है। यहीं चेमयांगडोंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसे सांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है, कभी कभी सांगपो कहते हैं और कभी कभी इसको सापू भी कहा जाता है। ठीक है, तो सांगपो या सापू नदी जो है वो चेमयांगडोंग ग्लेशियर से निकलेगी और यही सांगपो नदी भारत में आएगी, और जैसे ही भारत में आएगी तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, दिहांग नाम से जाना जाएगा, और ये जब अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है तब इसका नाम दिहांग हो जाता है। इसके बाद ये दिहांग नदी आएगी तुम्हारी असम में, और असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाएगा। असम में पासीघाट से ये प्रवेश करेगी और पासीघाट से होते हुए ये आएगी तुम्हारी बांग्लादेश में। ठीक है, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक आपने देखा कि 3 या 4 नाम बदल चुकी है। तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में आएगी तो इसका नाम दिहांग हो जाएगा। इसके बाद असम में आएगी, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, और इसके बाद जैसे ही बांग्लादेश में इंटर करेगी इसका नाम जमुना हो जाएगा। तो ये जो है ये भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, यानी कि इसकी टोटल लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर
है, ठीक है। और जो सिंधु नदी है ये भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसकी जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद गोदावरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। और गंगा नदी के बारे में अगर बात करें तो ये 2525 किलोमीटर है, जिसमें 2500 जो है 10 किलोमीटर, 2510 किलोमीटर बहेगी भारत में और 15 किलोमीटर जो है वो बांग्लादेश में बहेगी। बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम हो जाता है पद्मा और ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, यानी कि भारत से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है और इसको नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की और देख लेते हैं इसका जो भी एक्सप्लेन रखा है आप लोगों के लिए उसको आप लोग जल्दी से पढ़ लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। यानी भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी? सिंधु नदी है, जिसकी टोटल लंबाई जो है वो 2880 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसके बाद दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम मैप के सहारे इसको देख लेते हैं ज़रा सा जल्दी जल्दी। ये देखिए ये चीन है और चीन का पार्ट ही कौन है? तिब्बत है। यहाँ पर आपके पास चेमयांगडोंग ग्लेशियर है। कौन सा? चेमयांगडोंग ग्लेशियर है और यहाँ से ये नदी निकल रही है, यहाँ से निकल रही है और जो तिब्बत में जब तक बहती है इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ये जैसे ही यहाँ से प्रवेश करेगी, कहाँ? यहाँ से प्रवेश करेगी अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम हो जाएगा देहांग नदी। कौन सा हो जाएगा? देहांग नदी हो जाएगा। और यहाँ पर ये ऐसे बहेगी और इसके बाद इसमें सबसे पहले नदी मिलेगी दिशांक नदी और यहाँ से एक नदी आती है दिबांग और लोहित नदी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये वाली बूढ़ी गंडक बूढ़ी दिहांग नदी है और इसके बाद ये वाली जो है ये दिहांग नदी है। इसके बाद यहाँ से एक नदी मिलेगी धनसिरी नदी और यहाँ से ये वाली नदी जो है कपिली नदी है। अगर आप ऊपर की बात करोगे तो सुबनसिरी ऊपर से मिलने वाली दूसरी नदी हो जाएगी और इसके बाद ये जो नदी है ये मानस नदी है। मानस के बाद संकोश और संकोश के बाद ये तीस्ता नदी है। जैसे ये यहाँ पर प्रवेश करेगी असम में, इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। अभी तक इसका नाम क्या था? इसका नाम यहाँ पर दिहांग था। अब ये जैसे यहाँ से प्रवेश करेगी ये बांग्लादेश में, इसका नाम यहाँ पर हो जाएगा जमुना नदी। क्या हो जाएगा? इसका नाम जमुना नदी हो जाएगा। और यहाँ से ये देखो ये वाली जो नदी है ये गंगा नदी आ रही है और ये जहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर ये गंगा और जमुना दोनों नदी आपस में मिल जाएंगी, इसका नाम हो जाएगा मेघना। क्या हो जाएगा? मेघना इसका नाम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से जैसे ही ये बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है इसका नाम भी बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है पद्मा नदी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या यहाँ से प्रश्न बन सकते थे, कौन कौन से मैप में यहाँ से नदियाँ निकल रही थी और इसको मैंने आपको पूरे ढंग से बताने की कोशिश की है। अब जल्दी से देखिए प्रश्न नंबर 68, जीन किससे बना होता है? जीन जो है किससे बना होता है? न्यूक्लिक एसिड या फिर प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स या फिर लिपिड? इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, ये न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल से जीन बना होता है, ठीक है। जीन बना होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट की तो देखिए इसका एक्सप्लेन मैंने कर रखा है। जीन न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। क्रोमोसोम जीन का संवाहक होता है और क्रोमोसोम में 2 न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, एक तो होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और ये आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। जीन एक वंशसूत्र इकाई है जो क्रोमोसोम में स्थित होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने, निम्न में कौन बेमेल है? शारदा एक्ट बाल विवाह प्रतिबंध करता है? बिल्कुल करता है। आत्मीय सभा केशव चंद्र सेन, ये भाई गलत है, ठीक है, क्योंकि ये आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा
की जाती है। राधा स्वामी सत्संग तुलसीदास के द्वारा और सत्य शोधक समाज जो है ज्योतिबाबाई फूले के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या है? ये बेमेल है, यानी कि ये केशव चंद्र सेन की नहीं है, ये है राजा राम मोहन राय की। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, या फिर इसके एक्सप्लेन के बारे में देख लेते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कोलकाता में की गई थी। राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज को केशव चंद्र सेन ने काफ़ी लोकप्रिय बनाया था। जब ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया तब केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1829 में हरिविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए शारदा एक्ट पास हुआ था, और ये शारदा एक्ट में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1873 में समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चंस की, और ये वाला जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वाला क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूँ, तो वैसे ये क्वेश्चन भी आपके लिए है। जल्दी से पढ़िए। मैक मोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? भारत या अफगानिस्तान, अफगानिस्तान या पाकिस्तान, भारत या चीन, या फिर भारत बांग्लादेश। जल्दी से आप लोग पूरा का पूरा जितना भी यहाँ से आपको पता हो सब का सब पूरा कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसका आंसर बताने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो चलिए इसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा, मैं आशा करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन के लिए। तब तक के लिए मैं आपको मोटिवेशन कोड दे रहा हूँ। क्यों डरते हो? जिंदगी में क्या होगा? क्यों डरते हो? जिंदगी में क्या होगा? जो भी होगा तजुर्बा ही तो होगा मेरे लाल। ठीक है, तो ज़िंदगी में आप कुछ भी करते हो, ज़िंदगी में कुछ भी करते हो, आप ये मत सोच के बैठिए कि आगे होने वाला क्या है। आप लोग आज प्रयास करते रहिए, जो होना है वो तो हो ही जाएगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो मिल जाएगा। ठीक है, लाइन छोटी लेकिन गहरा जख्म कर जाएगी आपको। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो से अलविदा चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए बाय।